प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसके पहले आप सभी लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज पढ़ चुके हैं। अब आज का टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को पढ़कर बताना है। तो रही बात इंग्लिश, अगर पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हिंदी डायरेक्ट हम बोलते चले जा रहे हैं। लिखा हुआ पिछली इन द लीस्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। यानी पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में ऑल अराउंड डेवलपमेंट से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेहतर लिविंग कंडीशन से जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। यानी जब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं तो क्या हुआ है, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन थी। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन थी, जो सन 2000 में 6 बिलियन तथा 2011 में बढ़ कर के 7.2 बिलियन हो गई है। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 बिलियन थी, वह मई 2000 में 1 बिलियन से ऊपर पहुंची तथा मई 2011 में 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसका अभिप्राय यह है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, इंडियन है। छठा व्यक्ति भारतीय है। इन सब का संभावतया क्या कारण है? डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी एमएमआर और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आईएमआर की घटना तथा साथ ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी जो एमएमआर है, आईएमआर है और उसके साथ साथ डेथ रेट, इन सभी घटनाओं में और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई है। यानी डेथ रेट कट हुआ है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की जो घटना है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, और जिसके कारण क्या हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि हमने अपने RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो लाई, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% थी। एग्जाम्पल में दैट इज मतलब 20/1000 ईयर। यद्यपि इस ग्रोथ रेट से हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इस प्रकार की अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बेसिक रिक्वायरमेंट को भी एब्सोल्युटली स्कार्सिटी अभाव हो सकती है। यानी अगर इस तरह से ग्रोथ होता रहा तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के भोजन, शेल्टर यानी भोजन, शरण और उसके साथ कपड़ा यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दिक्कत होने लगेगी लोगों को, अगर इसी रेट से जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, भले ही इन क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की हो। इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार की जनसंख्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि स्मॉल फैमिली को बढ़ावा देने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। कंट्रासेप्टिव अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए और उसके साथ साथ अपने मीडिया, पोस्टर्स, बिल और एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, जहां हैप्पी कपल के साथ 2 बच्चे होती हैं, एक स्लोगन लिखा होता है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आप सभी को दिख रहा होगा, वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो। और उसके बाद कोई कपल्स जैसे मोस्टली यंग, अर्बन, वर्किंग वन आदि में 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट किया है। यानी
पहले तो हम दो हमारे दो थे, अब जो है कुछ अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्रों में और उसके साथ साथ मोस्टली यंग लोग जो वर्किंग वन हैं वो आजकल क्या नारा दे रहे हैं कि वन चाइल्ड नॉर्म, यानी एक बच्चा हम दो हमारे एक, ये नारा दिए हैं। फिर जो विवाह होती है, विवाह की एज स्त्री के लिए 18 और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। इस समस्या से निपटने हेतु कपल्स को स्मॉल फैमिली अपनाने के लिए इंसेंसिव दिया जाता है। आइए यहाँ हम कुछ सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले कंट्रासेप्टिव मेथड की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंट्रासेप्टिव क्या होता है। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव को यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव और रिवर्सिबल होना चाहिए तथा साइड इफेक्ट ना हो या बहुत कम होना चाहिए। इसके साथ ही इससे यूजर की सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो कंट्रासेप्टिव होता है, कंट्रासेप्टिव मतलब होता है निरोधन करना या निरोधक। कंट्रासेप्टिव अब उसके बाद देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है। कंट्रासेप्टिव मेथड में एक कंट्रासेप्टिव मेथड में आजकल काफ़ी सारे कंट्रासेप्टिव मेथड आसानी से उपलब्ध हैं। मोटे तौर पर निम्न कैटेगरीज में रखा गया इन्हें: नेचुरल, ट्रेडिशनल बैरियर, आईयूडी, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स तथा सर्जिकल मेथड। यानी कंट्रासेप्टिव या निरोधन के जो प्रोसेस हैं वो आजकल कई तरह के हैं, जैसे नेचुरल प्राकृतिक है, ट्रेडिशनल यानी जो पुरानी है, बैरियर यानी रोक विधि द्वारा, आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस द्वारा, ओरल कंट्रासेप्टिव यानी जो गोली होता है वो, और इंजेक्टेबल्स यानी किसी चीज़ को इंजेक्ट करके रोका जाए, इम्प्लांट्स यानी कुछ लगा करके गर्भ का रोधन किया जाए, सर्जिकल मेथड यानी सर्जरी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, गर्भ का रोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है वो नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, इसमें ओवम तथा स्पर्म को मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी जो नेचुरल मेथड होता है इसमें ओवम तथा स्पर्म को मिलने से रोकने के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इसमें होता क्या है, पीरियोडिक अबस्टेंस, जो पीरियोडिक अबस्टेंस होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, नेचुरल मेथड को द्वारा कंट्रासेप्टिव करते हैं। कैसे होता है, जिसमें कपुल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच 10वें से 17वें दिन के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, जिसे ओव्यूलेशन का एक्सेप्शन पीरियड माना जाता है। इस पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन के अवसर अधिक होने के कारण फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने से गर्भाधान से बचा जा सकता है। फिर उसके बाद है विथ नेचुरल मेथड में ही है। नेचुरल मेथड में सेकंड प्रोसेस है विथड्रॉल या क्वाइटस इंटररप्टस। इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष साथी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेशन से ठीक पहले वैजाइना से अपना पेनिस बाहर निकालकर इनसेमिनेशन से बच सकता है। थर्ड क्या है, लैक्टेशन एमोनोरिया यानी अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। होता क्या है, पार्टुलेशन के बाद यानी प्रसव के बाद फीमेल द्वारा शिशु को कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान एवोल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती है। इसलिए जितने दिनों तक माँ पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराना जारी है, कंसेप्शन की चांस लगभग शून्य होते हैं। इस विधि को पार्टुलेशन से ज़्यादा
पार्चुरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक ही इफेक्टिव मानी जाती है। ऊपर दिए गए मेथड्स में किसी मेडिसिन या डिवाइस का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसमें साइड इफेक्ट लगभग शून्य के बराबर होते हैं। इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे बैरियर मेथड लिखा हुआ है। इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे विथड्रावल और क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टियल एमनोरिया लिखा हुआ है। ये दोनों आपको दिख रहे हैं। और फर्स्ट जो था पीरियाडिक अबिस्टेंस, वो इसमें दिया गया है। यहाँ पर पीरियाडिक अबिस्टेंस, ये 3 मेथड जो है नेचुरल हैं। पीरियाडिक अबिस्टेंस, ये, उसके बाद 2 मेथड और प्राकृतिक है, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस, और वह लैक्टेशन एमनोरिया। ये 3 मेथड जो है नेचुरल मेथड थे। अब आते हैं बैरियर मेथड में कि किसी बैरियर द्वारा हम स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक दें। इसमें क्या होता है, इसमें बैरियर के माध्यम से ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। पहला है कंडोम्स। ये थिन रबर लेटेक्स शीट से बनाया जाता है। इसका उपयोग सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले पेनिस में या फिर वजाइना पेनिस में लगाया जा सकता है। और मेल कंडोम होता है, फिर जो वजाइना में लगता है फीमेल कंडोम होता है। तो वजाइना तथा सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है ताकि एजैकुलेटेड जो सीमेन होता है फीमेल के जेनेटिक ट्रैक्ट में न जाए। यह कंसेप्शन से बचा जा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि इसमें कंसेप्शन के अलावा स्टडीज और एड्स से भी बचा जा सकता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए कंडोम डिस्पोजल होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह यूजर को प्राइवेसी मिल जाती है। यहाँ पर आप सभी लोगों को मेल कंडोम, उसके बाद फीमेल कंडोम का इमेज दिख रहा है। और उसके बाद डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम के या सर्वाइकल कैप एंड वाल्ट्स, ये भी रबर के बने होते हैं। ये भी बैरियर की तरह काम करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले सर्विक्स को ढकने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लगाया जाता है। ये रीयूजेबल होते हैं। इन बैरियर मेथड के साथ साथ स्पर्मीशियल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स को यूज किया जाता है ताकि इनकी कंसंट्रेटिव इफेक्टिव बढ़ जाए। फिर उसके बाद है आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज अब सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप, वाल्ट्स हो गए। उसके बाद आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में देखते हैं क्या क्या है, कैसे यूज होता है। ये भी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। ये डिवाइस डॉक्टर या अनुभवी नर्स द्वारा यूट्रस में वजाइना के थ्रू लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार के आईयूडीज उपलब्ध हैं जैसे कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिपस लूप, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। उस बाद जो हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रेस और LNG-20, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, CUT, CU7, मल्टीलोड 375। और उसके बाद आईयूडीज यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। इसमें आप सभी लोगों को एक इमेज दिख रहा होगा आईयूडी का। ये कॉपर टी भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में
कई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके बुक में भी दिख रहा होगा। पहला क्या दिया है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज यानी लिपस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज CUT CU7 मल्टीलोड 375, और उसके साथ साथ दिख रहा है आईयूडीज में हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज जो क्या होते हैं, प्रोजेस्टासर्ट होते हैं, LNG-20 होते हैं, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड CUS रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज बताते हैं क्या ये करते हैं। जो आईयूडीज होते हैं यूट्रस में स्पर्म को फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, और क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं फाइगोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो CU आयंस होते हैं, अगर कॉपर टी लगा हो यानी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी अगर लगा हो तो क्या करते हैं, कॉपर आयंस स्पर्म की मोर्टिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म इनएक्टिव हो जाते हैं और जनन के योग्य नहीं होते। और हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होते हैं वो क्या करती हैं, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल तथा सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देती हैं। जो स्त्री प्रेगनेंसी में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है उसके लिए आईयूडीज आइडियल कंट्रासेप्टिव है। भारत में कहाँ गया, फीमेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, यानी भारत में यह क्या है, भारत में सबसे अधिक यूज होने वाली या उपयोग में लाने वाली कंट्रासेप्टिव मेथड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव यानी मुख के द्वारा लेने वाला कंट्रासेप्टिव क्या है, इसमें देखती हैं, यह महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक कंट्रासेप्टिव है। इससे प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का स्मॉल डोज ओरली लिया जाता है। यह मुंह से टेबलेट के रूप में ली जाती है, इसलिए पिल्स के नाम से पॉपुलर है। ये पिल्स 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों बाद, यानी इस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कंट्रासेप्शन की आवश्यकता है। ये क्या करते हैं, ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के साथ साथ सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देती है ताकि स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाए। सहेली एक नई फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि नॉन स्टेरॉयड प्रिपरेशन है। यह गोली हफ्ते में एक बार ली जाती है, इससे साइड इफेक्ट कम है और कंट्रासेप्टिव वैल्यू अधिक है। उसके बाद है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में क्या है, फीमेल में इंजेक्शन या इम्प्लांट इन स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन पिल्स की तरह होता है और इफेक्टिव पीरियड काफ़ी लंबा होता है। प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन तथा आईयूडीज का उपयोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 72 घंटों में इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की तरह होता है तथा ये रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण उत्पन्न प्रेगनेंसी केस को अवॉइड करते हैं। अब उसके बाद आ गया सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में देखते हैं क्या है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, इसमें स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, इसे स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। सर्जिकल मेथड में ये आप सभी लोगों को इम्प्लांट का इमेज दिख रहा होगा, ये इम्प्लांट है जो स्किन के नीचे लगाया जाता है और यहाँ पर दिखा है आप सभी लोगों को सर्जिकल मेथड का इमेज दिख रहा है। सर्जिकल मेथड में ये मेल का और ये फीमेल का। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको काट करके पिंच कर दिया जाता है और
मेल में। और फीमेल में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट करके पिंच कर दिया जाता है। उसके बाद न लेडी न जेंट्स दोनों जनन करने योग्य नहीं रहते। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, यानी इन्हें स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। यह प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तथा वे इसे टर्मिनल मेथड के रूप में अपनाना चाहते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन से गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है जिससे कंसेप्शन रुक जाता है। मेल के स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को वैक्सोटोमी लिखा हुआ है यहाँ पर, मेल का जो होता है उसे वैसेक्टोमी, यहाँ लिखा है वैसेक्टोमी। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल कॉल्ड वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी कहते हैं। तथा फीमेल के स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी लिखा हुआ है। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और मेल में वैसेक्टोमी। अब उसके बाद आगे देखते हैं वैसेक्टोमी में। वैसेक्टोमी में क्या होता है, इसमें स्क्रोटम में चीरा लगाकर वास्ट डिफरेंस का एक छोटा सा हिस्सा निकाला या बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, इसमें एब्डोमेन में चीरा लगाकर वेजाइना के द्वारा जाकर फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जैसा कि आप लोग इमेज में देखे हैं। फिर लिखा हुआ यह टेक्निक बहुत प्रभावी होती है, इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। यहाँ पर एक बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त कंट्रासेप्टिव मेथड का चुनाव किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के परामर्श के द्वारा ही की जानी चाहिए। फिर उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कंट्रासेप्टिव की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वास्तव में इनका प्रयोग नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जैसे कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी के अगेंस्ट है। इसके अलावा व्यक्ति को इन विधियों को उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे प्रेगनेंसी को रोकना या डिले करना या प्रेगनेंसी के बीच स्पेस रखना जैसा कोई पर्सनल रीजन हो। साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव, अब देखते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है कंट्रासेप्टिव का। नौजिया, उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन, बीच बीच में रुधिर स्राव, ब्रेक थ्रॉट ऑफ ब्लीडिंग, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। यद्यपि यह बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इन्हें पूर्णतः अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, यानी अधिकतर कंट्रासेप्टिव के इफेक्ट होते हैं। अब उसके बाद है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP। MTP क्या है, MTP में क्या होता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी से पहले इंटेंशन या वॉलंटरी प्रेगनेंसी के समापन को, यानी अपनी इच्छा से अगर हम प्रेगनेंसी को समाप्त कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। संपूर्ण विश्व में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म कराए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड की कुल प्रेगनेंसीज की 1/5 है। निश्चित रूप से जनसंख्या को घटाने के लिए MTP सिग्निफिकेंट रोल है, फिर भी इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस तथा सोशल इशू के कारण बहुत से देश में यह बहस जारी है कि MTP को एक्सेप्ट लीगलाइज किया जाए या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके मिस यूज को रोकने के लिए 1971 में MTP को कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज कर दिया है। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी फीमेल फर्टिसाइड्स तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो इंडिया में बहुत अधिक प्रभावी हो रहा है। इसके साथ ही MTP कुछ विशेष मामलों में होती है जहां कॉन्टिन्यूअस ऑफ प्रेगनेंसी से मां अथवा फर्टस दोनों को नुकसान है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक की अवधि में कराया जाने वाला MTP
कंपैरेटिवली काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन अधिक खतरनाक होता है। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में भारत सरकार का इरादा लीगल एबॉर्शन तथा इसके महत्वपूर्ण होने वाली परेशानी से मैटरनल मॉर्टेलिटी एवं मॉर्बिडिटी जैसी घटनाओं को कम करना है। इस एक्ट के अनुसार एमटीपी जब प्रथम 12 वीक्स तथा प्रेगनेंसी में करते हैं तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी पड़ती है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ऊपर हो लेकिन 24 वीक से कम हो तो एमटीपी के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय जरूरी है। ग्राउंड्स फॉर एमटीपी इसमें देखते हैं प्रेगनेंसी से माँ की लाइफ को खतरा हो या फिजिकल एवं मेंटल हेल्थ को नुकसान हो। दूसरा क्या है, जन्म लेने वाले बच्चे फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या हैंडीकैप्ड होने का खतरा हो तब कराया जा सकता है एमटीपी। नहीं तो एमटीपी के लिए सरकार क्या की है, रोक लगाई है अपने इंडिया में। एमटीपी के से प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं देखते हैं। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी इलीगली अनक्वेक्स नीम हकीमों से कराए जाते हैं जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। इसलिए जब भी एमटीपी कराया जाए तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराया जाए। दूसरी समस्या, फ्यूटस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंथेसिस का मिस यूज होना, जिससे फीमेल सेक्स को वाले फ्यूटस को एमटीपी द्वारा फोर्टिसाइड करा लेते हैं जो पूर्णतः गैर कानूनी है। सरकार इस पर भी रोक लगाई है। फिर इस प्रकार की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह यंग मदर और फेटस दोनों के लिए डेंजरस है। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से बचाव के लिए जानकारी देने के साथ साथ इलीगल एबॉर्शन में जान के खतरे की भी जानकारी देनी चाहिए। अब देखते हैं वाई एमटीपी। एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है, अब अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना, उसे ही एमटीपी कहते हैं। या कंट्रासेप्टिव फेल्योर होने के कारण प्रेगनेंसी हो गया हो तो फिर एमटीपी कराया जा सकता है, या रेप से प्रेगनेंसी हो तो एमटीपी कराया सकता है, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी प्रेगनेंसी हो गया हो तो उसे भी कराया जा सकता है एमटीपी। तो आज तक हम सभी लोग पढ़ चुके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तक, यानी कंट्रासेप्शन का पूरा प्रोसेस समाप्त हो गया। अब उसके बाद जब पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी एसटीडीज के बारे में, एसटीडीज क्या एसटीआई के बारे में हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।